आयरन मैन मार्वल की मूवीज का एक बहुत ही फेमस फिक्शनल कैरेक्टर जिसको कि लोग बहुत पसंद करते हैं और ऐसे ही कुछ थे हमारे रियल वर्ल्ड के आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इनकी कहानी की शुरुआत होती है जब बचपन में एक बार इनके फोड़ा हो जाता है और इनकी फैमिली जब इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाती है तो डॉक्टर वहां पर इलाज बताते हुए यही कहते हैं कि इनकी जो चोट है उस पर गर्म लोहे की रॉड से उसका इलाज करना पड़ेगा और उनकी फैमिली वहां पर काफ़ी डर जाती है और इसके बाद ये खुद ही उस लोहे की रॉड को उठाकर अपनी चोट पर लगा देते हैं और यहीं से इनकी फेयरलेस क्वालिटी का पता चलता है और ये पता लगता है कि ये सेल्फ डिसीजन लेने में कितना यकीन रखते हैं। तो भारत के इसी सरदार इंडिया के आयरन मैन के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। सो हेलो, माय नेम इज योगेश भट्ट एंड यू आर वाचिंग इट्स एसेंशियल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म होता है 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा जिले के नादियाद कस्बे में। और इनके बारे में अगर आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो इन्होंने अपनी 10th की परीक्षा पास करी थी 22 ईयर्स की एज में और इसके पीछे यही रीज़न था कि 1893 में जब ये 16 साल के थे तो इनकी शादी हो गई थी और उसी की वजह से कुछ इफेक्ट पड़ा था इनकी एजुकेशन के ऊपर और उसके बाद ये अपनी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। 11 जनवरी 1909 को जब सरदार वल्लभ भाई पटेल एक केस लड़ रहे होते हैं कोर्ट में तो उनको बीच में एक लेटर रिसीव होता है जिसमें लिखा रहता है कि उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। उसको पढ़ने के बाद वो उस लेटर को अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं और 2 घंटे बाद वो जब इस केस को वो जीत जाते हैं और जब ये केस ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पर जज और बाकी लोग उनसे पूछते हैं कि क्यों वो बीच में केस छोड़कर नहीं गए, तो वहाँ पर वो जवाब देते हुए यही कहते हैं कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे और उनकी ड्यूटी से बड़ा उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो यहीं से पता लगता है कितना सेल्फलेसनेस कैरेक्टर था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अब दोस्तों जान लेते हैं कि किस किस पोजीशंस पर रहे हैं जब भी इन्होंने कहीं पर काम करा है। 1958 में गुजरात सभा के मेंबर बनाए जाते हैं। 1978 में अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी के काउंसिलर बनाए जाते हैं। 1928 में बारदोली सत्याग्रह के मूवमेंट को लीड करते हैं सरदार पटेल। यहाँ पर क्या होता है कि ब्रिटिशर्स कुछ टैक्सेस लगा देते हैं इंडियन फार्मर्स के ऊपर। इंडियन फार्मर्स और सरदार वल्लभ भाई पटेल नो टैक्सेस की मांग करते हैं ब्रिटिशर्स से और जब बाद में वो इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो महात्मा गांधी और वो कुछ फार्मर्स उनको सरदार की उपाधि देते हैं, जिससे आज हम उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी जानते हैं। बारदोली सत्याग्रह के आंदोलन के बाद 1929 से 1945 में सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत से मूवमेंट्स को लीड करने की वजह से साबरमती जेल, येरवाड़ा जेल में डाल दिए जाते हैं और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ाद भारत के वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, होम एंड अफेयर्स मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ प्रिंसली स्टेट बनाए जाते हैं। क्यों हर भारतीय के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानना जरूरी है? 1946 में वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ब्रिटिशर्स कुछ कमजोर पड़ जाते हैं और वो ये डिसाइड कर देते हैं कि अब वो ट्रांसफर ऑफ पावर्स कर देंगे इंडियन लीडर्स को और यहीं पर फिर कांग्रेस एक इंटरनल वर्किंग कमेटी बनाती है जिसमें वो अध्यक्ष का चुनाव करती है और मोस्ट प्रोबेबल चांस यही रहने वाले थे कि जो यहाँ पर अध्यक्ष बनेगा वही आज़ाद भारत का पहला प्रधानमंत्री भी बनेगा। अब होता क्या है कि वहाँ पर 15 वोट डाले जाते हैं जिसमें 12 वोट पड़ते हैं सरदार पटेल को और बाकी के जो 3 वोट पड़ते हैं वो और लीडर्स को पड़ते हैं। पर जब यहाँ पर डिसाइड होता है अध्यक्ष का तो वो वहाँ पर बना दिए जाते हैं जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी सरदार पटेल को कन्विंस कर देते हैं अपना नाम पीछे करने के लिए। और ऐसा ही कुछ 1929, 1936 और 1939 में भी गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनका नाम पीछे करने के लिए कह दिया था अलग अलग मूवमेंट्स में। और इसके पीछे जो रीज़न बताया जाता है वो यही है कि पहला तो सरदार पटेल को ना तो किसी पोस्ट और ना ही किसी पोजीशन से प्यार था और दूसरा जो इसमें रीज़न यही है कि नेहरू कभी भी अपने आप को सेकंड पोजीशन पर देखना पसंद नहीं करते और या तो उन्हें फर्स्ट पोजीशन पर रहना था और या तो उन्हें उस गेम से ही या तो उन्हें उस पोजीशन से ही बाहर रहना था। और यहीं पर एक कैरेक्टर डिसाइड होता है सरदार पटेल का कि कितने वो सेल्फलेस हैं, अपने से पहले वो हमेशा अपने देश को आगे रखते हैं। आप खुद सोचिए, अगर आपको मुंबई से जयपुर और कोलकाता से दिल्ली अगर आपको वीज़ा लेकर ट्रैवल करना पड़े तो आपको कैसा लगेगा। इसे ही अगर एक दूसरी तरीके से मैं आपको बताऊं तो NH-44 जो कि लॉन्गेस्ट हाईवे है इंडिया का, जो श्रीनगर और कन्याकुमारी को 11 स्टेट्स में होकर जोड़ता है और इसके बीच में अगर आपको 7 से 8 बार वीज़ा लेना पड़ जाए तो आपको खुद कैसा लगेगा। और यही कुछ यूनाइट करने का काम करा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जब भारत को आज़ादी मिली थी तो भारत प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था, 565 प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था और इसमें 562 स्टेट्स को यूनाइट करने का काम करा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने।
और जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आज एग्जिस्ट करता है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता, ये एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा होता अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो काम नहीं करा होता जो देश के लिए बहुत ही जरूरी था। और इनका सबसे अच्छा साथ दिया था इनके सेक्रेटरी वीपी मेनन ने, जो सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स के, और ये रिपोर्टिंग ये करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही, जिन्होंने एक्चुअल ग्राउंड वर्क उस टाइम पर करा था और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस काम में हेल्प करी थी। दोस्तों 562 स्टेट्स तो यूनाइट हो ही गए थे भारत में, पर यहाँ पर कुछ ऐसे 3 स्टेट्स भी थे जो मना कर रहे थे भारत में मर्ज होने से, और यहीं पर सरदार पटेल ने जो अपनी डिप्लोमेटिक पावर्स उसके बाद दिखाई वो काफ़ी एक्सेप्शनल थी। इसमें सबसे पहला जो स्टेट था वो था जूनागढ़, जिसका जो लीडर था वो था मोहब्बत खान, और वो उसकी मांग थी कि पाकिस्तान में उसे मर्ज होना है। और यहीं पर फिर सरदार पटेल ने जो डिप्लोमेसी दिखाई और इंडिया के फेवर में 99.2% जूनागढ़ के लोगों ने वोट करे, और इसके बाद जूनागढ़ पार्ट हो गया इंडिया। सेकंड जो स्टेट था यहाँ पर वो था हैदराबाद, उसका लीडर था ओसामा अली खान। उसके लिए तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पोलो के ग्राउंड्स थे वो हैदराबाद में ही थे। 17 पोलो के ग्राउंड्स थे हैदराबाद में, और वहाँ पर इंडियन आर्मी को भी इंटरवीन करना पड़ा, और उसके बाद हैदराबाद भी इंडिया का पार्ट हो गया। थर्ड जो इसमें स्टेट था वो था कश्मीर, और कश्मीर का जो लीडर था उस टाइम वो था हरि सिंह, और उसने भारत में इनकार कर दिया था मर्ज होने से। और यहीं पर फिर इंडियन आर्मी को वापस से इंटरवीन करा गया, क्योंकि एक बार पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था कश्मीर में, और उसके बाद जब हरि सिंह मदद मांगने आया था सरदार पटेल पे, तो उन्होंने यही कहा था कि वो उसकी मदद तभी करेंगे जब वो इंडिया में मर्ज होने के लिए तैयार हो जाएगा। और उसके बाद कश्मीर भी इंडिया का पार्ट बन गया वहाँ पर। और यहीं से हमें पता लगता है कि सरदार पटेल कितने एक्सेप्शनल लीडर हैं, कितने सेल्फलेस पर्सन हैं और डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट हैं। उन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि ओटो वैन बिस्मार्क ये जर्मन के एक लीडर थे, जिन्होंने जर्मन के जो छोटे छोटे स्टेट थे उसे एक जर्मन एम्पायर में मर्ज करा था। और ऐसा ही बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी, जो इंडिया के छोटे छोटे टुकड़े हो रखे थे इंडिपेंडेंस के बाद, वो उन्होंने मर्ज करने का काम किया था और एक भारत श्रेष्ठ भारत का यहाँ पर निर्माण किया था। अब दोस्तों पीएम मोदी ने भी 31 अक्टूबर 2031 को फाउंडेशन स्टोन रखा वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को डेडिकेटेड है, और इसी दिन को हम नेशनल यूनिटी डे नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं। मिनिस्टर नरेंद्र मोदी laid the foundation stone of the statue. एकता का स्मारक है और एकता का संदेश है कि भाषा अनेक, भाव एक, राज्य अनेक, राष्ट्र एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, समाज अनेक, भारत एक, रिवाज अनेक, संस्कार एक, योजना अनेक, मकसद एक, कार्य अनेक, संकल्प एक, राह अनेक, मंजिल एक, पहनावा अनेक, प्रतिभा एक, चेहरे अनेक, मुस्कान एक। ये एकता का संदेश लेकर के हम चले। और भाइयों बहनों, ये भारत की विशेषता है, विविधता में एकता, यही भारत की विशेषता। दोस्तों गांधी और नेहरू के बारे में तो हमने अपनी हिस्ट्री बुक्स और बाकी न्यूज़ चैनलों में भी देखा और पढ़ा ही होगा, पर सरदार पटेल जैसे फियरलेस और सेल्फलेस लीडर्स के बारे में हर भारतीय का जानना जरूरी है। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास ना होता। दोस्तों आई एम नोटिसिंग डेट बहुत से लोग वीडियोस तो देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अब हमारी बात नहीं, पर बाबा रामदेव की तो बात मान लीजिए कि करने से ही होता है। ठोक दीजिए महाकाल का ठोक दीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम फ्यूचर में भी ऐसे ही वीडियोस बनाएं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।